हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी के एक बड़े ही मज़ेदार टॉपिक के ऊपर जाने वाले हैं, क्लाइमेटोलॉजी के बारे में जानने के लिए। ठीक है, तो बहुत अच्छे से इस टॉपिक को कवर करेंगे, बने रहिए आप हमारे साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, यानी वायुमंडल क्या होता है। ठीक है, तो कभी भी अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है कि वायुमंडल क्या है, तो आपके दिमाग में एक बातें आती है जो हम लोग बचपन में पढ़े हुए थे कि पृथ्वी के चारों तरफ का जो आवरण है वही क्या है, वायुमंडल है। ठीक है ना, तो जो ये चारों तरफ का जो आवरण है, जो पृथ्वी के चारों तरफ, वही क्या है, वायुमंडल है। लेकिन यहाँ से हम थोड़ा सा जियोग्राफी के टर्म में देखेंगे, क्लाइमेटोलॉजी के टर्म में देखेंगे कि इसकी परिभाषा क्या होती है। तो एक परिभाषा है यहाँ पे, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस एंड ट्रांसपेरेंट गैसेस। यानी क्या है वायुमंडल, क्या है वायुमंडल, रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन और पारदर्शी गैसों का मिश्रण है। अगर आपसे कोई पूछे कि वायुमंडल क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि वायुमंडल रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन, पारदर्शी गैसों का मिश्रण है। क्या वायुमंडल में कोई रंग होता है? नहीं। लाल, हरा, पीला वायुमंडल का, वायु का कोई रंग तो होता नहीं है। क्या वायु की कोई स्वाद होती है? क्या वायु का कोई गंध होता है? और यह तो पारदर्शी होता है, तभी तो एक दूसरे को हम देख पाते हैं। तो यानी ये सिंपल सा, कुछ इसमें याद करने वाला नहीं है। रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन और पारदर्शी गैसों का मिश्रण होता है। विच एनवलप होल अराउंड इन द अर्थ, होल अराउंड द अर्थ टिल 1000 किलोमीटर। यह जो है वायुमंडल पृथ्वी के 1000 किलोमीटर तक के भाग को कवर करता है। ठीक है, तो ये आपको एक आंकड़ा याद रखना है। ठीक है, इस टर्म में ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। और किस कारण से 1000 किलोमीटर तक ये एरिया कवर करता है? क्योंकि पृथ्वी में जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो इस वायुमंडल को पृथ्वी से बांधे रखती है। अगर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम हो जाए तो ये जो 1000 किलोमीटर का दायरा है ये धीरे धीरे कम होता जाएगा। यानी ऐसे ग्रह जिनके पास अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं है, यानी उसके पास उसका वायुमंडल भी नहीं होगा। बिल्कुल सही। ठीक है, आज मंगल ग्रह हो चाहे चंद्रमा हो, उन सब पे वायुमंडल नहीं पाया जाता। तो वायुमंडल न पाए जाने का मतलब क्या है? सबसे बड़ा फैक्टर है कि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण शक्ति या तो बहुत कम है या तो नगण्य है, यानी शून्य के बराबर है। तो ऐसी कंडीशन में अगर जब ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं रहेगा तो वायु को भी बांध के नहीं रख पाएगा, और फिर अगर वायु बधी नहीं है तो फिर वातावरण का निर्माण ही नहीं हो सकता। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है, ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति। ठीक है, और देखिए, अगर हम इसको पृथ्वी माने, पृथ्वी का क्रस्ट मान लें, भूपर्पटी जहाँ पे हम लोग रहते हैं, ठीक है, इसको माने तो पृथ्वी का लगभग 29 किलोमीटर तक के एरिया को अगर आप कवर करेंगे, देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वायुमंडल का 97% हिस्सा इस 29 किलोमीटर के एरिया में आ जाता है। तो ये सब फैक्ट हैं, आपको याद रखने हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। 29 किलोमीटर के एरिया में आपका वायुमंडल का 97% भाग है और बाकी के एरिया में बचा हुआ 3% का हिस्सा है। यानी आप सोच सकते हैं, आपसे क्वेश्चन आया कि वायुमंडल का कौन सा हिस्सा सघन है, यानी घना है, तो सरफेस के पास का हिस्सा, पृथ्वी के पास का हिस्सा है। और पृथ्वी के पास का हिस्सा भी आगे हम लोग बात करेंगे, क्षोभ मंडल है। तो सबसे घना और सबसे जो है नज़दीक वाला या किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी तो ये क्या हो जाएगा, क्षोभ मंडल। तो आपको यहाँ ध्यान देना है। यानी सीधे सीधे हम बात कर लें कि वायुमंडल का 97% भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। ठीक है, आइए थोड़ा सा बात करते हैं गैसों के संगठन के बारे में। देखिए, इस क्लाइमेटोलॉजी में दोस्तों हम लोग बहुत अच्छे से सारी टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है ना, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। आपको ये वीडियो पूरा देखना है और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आपको सारी चीज़ें बड़े ही आसान तरीके से याद हो जाएंगी। तो अभी तक आप दो बातों को याद रखिए खाली, एक इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वायुमंडल का बनना, दूसरा 29 किलोमीटर के एरिया में 97% हिस्से का पाया जाना। ये आप दो बातें ध्यान रखिए। आगे आइए, अब बात करते हैं गैसों के संगठन के बारे में, यानी कंपोजिशन ऑफ गैसेस। अगर हम इस वायुमंडल में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले इस वायुमंडल की गैसों के बारे में बात कर लें। तो वायुमंडल में मुख्यतः ये 4 गैसें आपको देखनी है, आपको याद भी होगा। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो मैंने इसका हिंदी में नहीं लिखा, आप लोग जान रहे होंगे, N2 को नाइट्रोजन बोला जाता है। ठीक है, और जो पूरा का पूरा वायुमंडल है ना, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा 78% है। कितनी है दोस्तों? नाइट्रोजन की मात्रा 78%। तो देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा मात्रा इसके पास है। और ऑक्सीजन कितना है? 21% है। आर्गन कितना है? 0.93%। और सबसे कम 0.03%।
सोचिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी कम है 0.03%, 1% भी नहीं है, 0.1% भी नहीं है। कितना है? 0.03%। ठीक है, यानी 0.1% भी नहीं है। उसके बाद भी ग्रीन हाउस गैसेज में इसकी भूमिका क्या होती है, कितनी बड़ी भूमिका होती है। तो सोचिए कि अगर हम इसको रोके नहीं और ये बढ़ता चला गया तो हमारे लिए बहुत ही दिक्कत होगी। और इन चारों गैसों को हैवियर गैसेज बोला जाता है। ठीक है ना, भारी गैसेज क्या बोला जाता है? हैवियर गैसेज या भारी गैसें बोला जाता है। ठीक है, आइए कुछ और हैं इनके अलावा भी जो हमारे वायुमंडल में पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, नियान। मैंने परसेंटेज इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको ये चीज़ याद रखनी। लेकिन हाइड्रोजन, हीलियम, नियान, रेडॉन, जेनान और क्रिप्टॉन, तो ये देखिए जितने ये ऑन, वन, जॉन, टॉन वाले हैं ना, ये सब एक साथ रखिए आप। तो कुल कितने? ये 4 हैं और एक हीलियम पाँचवा। इन पाँचों को अगर मिला देंगे, ठीक है, और यहाँ से आर्गन को उठा लीजिए। ठीक है, इन 5 और एक आर्गन को उठा लेंगे तो यही कही जाती हैं नोबेल गैसेस। नोबेल गैसेस क्या कहा जाता है इनको दोस्तों? तो नोबेल गैसेस कहा जाता है इनको। ठीक है ना, इनको नोबेल गैसेस कहा जाता है। तो बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा कि कौन सी गैस नोबेल गैस है, तो कभी आपके एग्जाम में अगर आर्गन आ रहा है तो आप कर दीजिए हीलियम। ठीक है, नियॉन, रेडॉन, जेनॉन, ये सब के सब क्या हैं? क्रिप्टॉन, ये सब के सब नोबेल गैसेज हैं। केवल आर्गन ही उन नोबेल गैसें में ऐसी है जो हैवियर है, बाकी सब की सब हैवियर गैसें नहीं है, बाकी सब की सब हल्की गैसें हैं। देखिए नोबेल गैसेस को अक्रिय गैस भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन था पहले नंबर वाला, ये हल्की ज़रूर है लेकिन नोबेल गैस में नहीं आता है। ठीक है, तो आप एकदम निश्चिंत होकर इन चीज़ों को याद रखिए। देखिए हमको 5 याद रखना नीचे से, हीलियम, ठीक है, नियॉन, रेडॉन, जेनॉन और क्रिप्टॉन, ये 5 और ऊपर का आर्गन ये वाला। ठीक है, इन 5 और वहाँ से हो गया 1 तो 6, टोटल मिला के क्या बनते हैं? नोबेल गैसेस बनते हैं। तो मुझे लगता है कि अब आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है ना, और देखिए कुछ और अलग से मैं चीज़ें बताता हूँ। रेडॉन के बारे में बता दूँ आपको कि जब भी कहीं भूकंप आने वाला होता है ना, या ज्वालामुखी की क्रिया घटने वाली होती है, तो वातावरण में तेज़ी के साथ रेडॉन गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि उस एरिया में भूकंप या ज्वालामुखी जैसी कोई परिघटना घटने वाली है। ठीक है, तो इसको देखिए, कोई वैज्ञानिक इतना टैलेंटेड तो है नहीं कि कोई बता दे कि भूकंप कब आएगा। अगर आपको लगता है कि कोई भविष्यवाणी कर सकता है भूकंप के बारे में, तो बिल्कुल गलत है। भूकंप के बारे में कोई भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। भूकंप के बारे में आज तक ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है जो समय से पहले बता दे। 1-2 मशीनें हैं शायद 1 मिनट पहले या 30 सेकंड समथिंग पहले ऐसे कुछ करके है, इससे ज़्यादा नहीं है। इतने टाइम पहले वो आपको बता देंगे। तो मान लीजिए अगर 1 मिनट पहले कोई मशीन बता भी दे रही है तो 1 मिनट में कोई अपना घर द्वार छोड़ के कहाँ तक जा सकता है? तो वो संभव नहीं है वो चीज़। ठीक है, तो लेकिन एक तरीका इसका ये है कि अगर वातावरण में रेडॉन की मात्रा बढ़ रही है तो ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि वहाँ पे भूकंप या ज्वालामुखी जैसी कोई घटना घटने वाली है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है, इसको आप ध्यान देंगे। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। बहुत डिटेल से इसको दोस्तों देखने वाले हैं। यहाँ हम बहुत नए टर्म्स को देखेंगे, बहुत अच्छी चीज़ों को समझेंगे। अब आगे हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ, ये देखिए हम वायुमंडल की संरचना के बारे में बात करने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप फिगर देख के मत परेशान, फिगर भी मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ। ठीक है, आइए फिगर हम ऐसा करते हैं, एक एक पढ़ते जाते हैं और एक एक समझाते जाते हैं। मान लीजिए आपकी पृथ्वी है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। ठीक है, पृथ्वी से 15 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक, ये देख रहे हैं हमने 15 बनाया हुआ, 15 किलोमीटर तक की ऊंचाई को दोस्तों बोला जाता है, यहाँ पे देखिए ट्रोपोस्फेयर। आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों बातें याद रखनी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ट्रोपोस्फेयर को बोलते हैं क्षोभ मंडल। तो बात आती है कि यार क्यों इसका नाम क्षोभ मंडल पड़ा? तो देखिए सारी की सारी मौसमी घटनाएं ना यहीं पे होती हैं। क्षोभ मंडल में क्या होता है ना, क्षोभ, पहले देखिए इसका नाम क्षोभ नहीं था, इसका नाम क्या था? विक्षोभ था। किससे बना? ये क्षोभ किससे बना हुआ है? विक्षोभ से। विक्षोभ माने क्या होता है? विक्षोभ माने अनियमितताएं। ठीक है ना, यानी जो कहीं भी क्या हो, हमेशा डाइवर्जन होता हो, हमेशा चेंजिंग होता हो वातावरण में। तो ये जो चेंजिंग होते हैं वातावरण में, जैसे बरसात हो रही है, कोहरा हो रहा है, ठीक है, तूफ़ान आ रहा है, चक्रवात आ रहा है, एंटी साइक्लोन आ रहा है, साइक्लोन आ रहा है, अलग अलग जो कुछ भी होता हो, तो ये जो चेंजिंग हो रही है इनको बोला, इनके वजह से जो मौसम में विक्षोभ पैदा हो रहा है, इसलिए पूरे के पूरे इस वातावरण
के यहाँ तक के 15 किलोमीटर तक के हिस्से को हमने क्या कह दिया कि यह विक्षोभ मंडल है। आगे चल के यही विक्षोभ मंडल क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाने लगा। तो ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल, दोनों आप बात याद रखेंगे। आइए और अच्छे से इसको देखते हैं। देखिए कहीं कहीं आपके एग्जाम में देता है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड माने क्या होता है, यही जो आप पढ़ रहे हो इनकी ऊंचाई के बारे में, यही एल्टीट्यूड है। तो हिंदी में इनको देखिए तुंगता बोला जाता है या एल्टीट्यूड, ठीक है ना। तो आइए बात करते हैं क्षोभ मंडल के बारे में या ट्रोपोस्फेयर के बारे में। देखिए ये अगर पृथ्वी है तो पृथ्वी का जो इक्वेटर होता है ना, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा को दो नामों से जाना जाता है। एक भूमध्य रेखा को भूमध्य है, दूसरा विषुवत रेखा, ठीक है ना। तो विषुवत रेखा का ये, भूमध्य रेखा का ये बात एक ही है। तो भूमध्य रेखा नाम क्यों पड़ा, क्योंकि पृथ्वी को ठीक बीच बीच से काटती है, ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, भूमध्य रेखा। तो अब देखिए एक चीज़ मैंने यहाँ थोड़ा सा फिगर गलत हो गया है। आपने सुना होगा कि पृथ्वी का ऊपरी जो उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव वाला हिस्सा है, यहाँ से पृथ्वी चपटी है, बिल्कुल थोड़ी सी क्या है, चपटी है। पृथ्वी का आकार कुछ अंडाकार टाइप का, इस तरह से ना, ये इस तरह से थोड़ा सा, तो ऊपर से क्या है, चपटी है। ये बताइए अगर ऊपर से चपटी होगी तो साइड से थोड़ी सी उभरी हुई होगी, दोनों साइड से, जैसे बाटी बनता है ना, बाटी चोखा वाला बाटी या फिर भौरी वगैरह जो बनता है, ठीक है ना, या हाथ में आप आटे की लोई जब बनाते हैं तो इस तरह से आकार बनता है कुछ, ठीक है ना। तो ठीक इसी तरह से पृथ्वी का भी आकार ऊपर से क्या है, थोड़ी सी चपटी है। या हम संतरे की जैसे बात कर लें, ठीक है, तो ऊपर से जो क्या है वो थोड़ी सी चपटी है, तो साइड वाला हिस्सा ज़्यादा होगा, उभरा होगा, थोड़ा सा उभरा होगा। तो इसके वजह से जो इक्वेटर, देखिए जो यहाँ पे वायुमंडल है ना, जैसे मान लीजिए ऐसे वायुमंडल बना है, तो यहाँ पे क्या होता है, वायुमंडल जो होता है यहाँ पे 18 किलोमीटर की दूरी पर वायुमंडल पाया जाता है, यानी ज़्यादा दूरी पर। और ध्रुव पर यह नज़दीक में पाया जाता है। ध्रुव पर कहाँ पाया जाता है, नज़दीक में पाया जाता है। तो आपको दो बातें याद रखनी यहाँ पर कि भूमध्य रेखा पर जो ये क्षोभ मंडल की ऊंचाई है वो कितनी है, 18 किलोमीटर, और जो ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई वो कितनी है, 8 किलोमीटर। कई किताबों में आपको 6 किलोमीटर भी मिलेगा, तो आप वो ये आप 8 किलोमीटर याद रखें, ये सही है, ठीक है ना। तो 8 और 18 सिंपल है, 8 और 18 आप याद कर सकते हो, हैं। तो ये अब मैं कुछ बातें आपको बताता हूँ। देखिए आपको कुछ भी रटना नहीं है, हम चैप्टर को बहुत बड़ा नहीं बनाएंगे, छोटे छोटे मैं कई भागों में चैप्टर को बांट के लेके चलूँगा। केवल इतना मैं चाहता हूँ कि आप सारी चीज़ें जो पढ़ रहे हो वो आपके दिमाग में बनी रहे बिना रटे, ठीक है। तो रटना आपको बिल्कुल नहीं है, आप मेरे साथ सिर्फ समझते चलेंगे। देखिए भूमध्य रेखा है, क्या आप जानते हैं कि भूमध्य, अगर मान लीजिए हाँ मैं सूर्य को रख दूँ, ठीक है, सूरज को रख दूँ, तो कौन सा हिस्सा ज़्यादा गर्म होगा, ये वाला हिस्सा या ये वाला हिस्सा जहाँ तिरछे पड़ेंगी। यहाँ पे तो सूर्य की किरणें तिरछी जा रही है ना, यहाँ पे क्या हो रही हैं, सीधी पड़ रही हैं। तो इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि भूमध्य रेखा पर दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो सूर्य की जो स्थिति होती है ठीक इसके सामने होती है, मैंने ऊपर किया है यहाँ पे, लेकिन ठीक इसके क्या होती है, सामने होती है। तो यहाँ पे भूमध्य रेखा पर जो दिन और रात होते हैं वो क्या होते हैं हमेशा, ये भी आपकी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन है, दिन रात की कहाँ पर दिन रात बराबर होते हैं, तो आप क्या बताएंगे, भूमध्य रेखा पर दिन रात हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए ठीक है, एक पल के लिए मैंने मान लिया दिन रात बराबर होते हैं। तो क्या ये बात सही है कि यहाँ पर सूर्य की किरणें अधिक पड़ती होंगी? जाहिर सी बात है, ये हिस्सा नज़दीक पड़ रहा है, ये वाला हिस्सा तिरछे में दूर पड़ रहा है, ठीक है। तो जब ये हिस्सा नज़दीक पड़ रहा है तो जब सूर्य की किरणें ज़्यादा पड़ेंगी तो क्या वहाँ का टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा? मेरे साथ बने रहिए। टेम्परेचर माने तापमान बढ़ेगा, भाई सूरज की गर्मी कहीं भी प्रकाश आएगा तेज़ी के साथ और बना रहेगा तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा ना। टेम्परेचर बढ़ेगा, मान लीजिए धरती है, यही धरती है, ठीक है ना, और यहाँ मैंने ये लाइट आ रही है, फ्लैश आ रहा है यहाँ से, ठीक है, और इस धरती पे ये जो लाइट पड़ रही है तो यहाँ पे टेम्परेचर अधिक होगा। जब टेम्परेचर अधिक होगा तो यहाँ पे जो हवा होगी, जो हमें दिख नहीं रही वायु, वो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। और हवा जैसे ही गर्म होगी तो क्या हो जाएगी, हवा ऊपर चली जाएगी, यानी हवा हल्की हो जाएगी, और हल्की होकर कहाँ चली जाएगी, ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो अगर हवा ऊपर की तरफ चली गई, ठीक है, तो इस किताब के ऊपर जो दबाव बन रहा था वो दबाव बढ़ेगा या घटेगा, दबाव कम हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको इतनी सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि जब कभी भी टेम्परेचर बढ़ता है तो वायुदाब क्या हो जाता है, घट जाता है। तो आप समझ रहे होंगे क्यों घट जाता है। अरे भाई टेम्परेचर बढ़ा यानी हवा गर्म हुई, गर्म होकर हवा कहाँ गई, सर्र से ऊपर गई, ठीक है, और नीचे क्या हो गया, इस ज़मीन पे जो दबाव बन रहा था हवा का, ठीक है ना, वो क्या हो गया, कम हो गया, यानी लो प्रेशर हो गया। यानी जब टेम्परेचर हाई होता है तो प्रेशर कैसा होता है,
लो प्रेशर होता है। ये आपको क्या रखना है, ध्यान देना है, क्योंकि आगे इसी टर्म में हम लोग बातें करेंगे तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप साथ साथ सीखते चलिए। देखिए पृथ्वी का जो औसत तापमान है ये जान लीजिए कितना होता है। औसत तापमान पृथ्वी का कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस। कुछ और टर्म्स याद रखिए, नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं यहाँ पे। देखिए एक और मैं डायग्राम बनाया हूँ यहाँ पे छोटा सा। ये देखिए अगर हम लोग पृथ्वी का क्रस्ट मान लें, क्रस्ट माने भू प्रॉपर्टी दोस्तों, और ये हम लोग पर्वत मान लें, ठीक है। ये पर्वत हो गया, ये मैं छोटा सा बिल्डिंग बना दिया, पेड़ पौधे पक्षियाँ सब उड़ रहे हैं, और ये 15 किलोमीटर तक की ऊंचाई पे क्या हो गया हमारा, ये क्षोभमंडल की सीमा हो गई, ठीक है। यहाँ तक हमारा क्या है, क्षोभमंडल है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं ना, वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता जाता है, कम होता जाता है, यानी तापमान घटता जाएगा। तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ऊपर जाने पर टेम्परेचर कम क्यों हो रहा है, या हम क्यों माने कि टेम्परेचर कम होता है। अच्छा ठीक है, मत मानिए, चलिए आपको हम लेके चलते हैं माउंट एवरेस्ट पर, ठीक है। माउंट एवरेस्ट पर या लद्दाख के आसपास या किसी भी ऐसे पर्वत पर जिसकी ऊंचाई ज़्यादा हो, 1000 मीटर से अधिक हो, ठीक है। पर्वत उसी को कहते हैं दोस्तों जिनकी ऊंचाई क्या होती है, 1000 मीटर से अधिक होती है। मैंने पर्वत का एक वीडियो बना के डाला हुआ, आप उस पर पढ़ सकते हैं पर्वत के बारे में कि कितने प्रकार के पर्वत होते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो बात की बातें हैं। तो यहाँ क्या होता है कि अगर हम पर्वतों पर जाएंगे तो ऊपर क्या मिलेगा, पर्वत का जो चोटी होता है वो बर्फ़ से ढका हुआ होता है। बहुत सारे पर्वतों का, एवरेस्ट ही आप ले लो, ठीक है। यानी ऊपर क्या, ऊपर जाने पर तापमान में कमी महसूस होती है, तापमान में कमी होती है, और कमी होने की वजह से वहाँ पे क्या होता है, बर्फ़ जम जाता है। और यह कमी कितने तक हो सकती है, यह कमी 60 डिग्री सेल्सियस तक हो सकती है। अभी जैसे मान लीजिए इस टाइम का टेम्परेचर जो है मान लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस है ज़मीन पे, ठीक है। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे 40 से 35, 30, 25, 20, 15, 10, फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब माइनस में जाना शुरू करेगा, -10, -20, -30, -40। आज हम 40 पे यहाँ बैठे हैं, एक 40 और होगा इसी क्षोभमंडल में ऊपर, और फिर -60 तक जाएंगे, ठीक है। तो इन्हीं को अब देखिए जी कैसे कैसे ऊपर जाएंगे। 165 मीटर जब हम ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान कम हो जाता है। हर 165 डिग्री पर लगभग 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान कम हो जाता है, और इसी को कहा जाता है नॉर्मल लैप्स रेट। एक और नाम है इसका, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट, या हिंदी में अगर बोलेंगे तो सामान्य ताप ह्रास दर। कोई पूछे सामान्य ताप ह्रास दर क्या होता है तो, या ताप पतन दर क्या होता है तो आप कहेंगे क्षोभमंडल में। किस मंडल की बात करेंगे आप, क्षोभमंडल में। क्षोभमंडल में बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ तापमान में कमी होती है। यह 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस के बराबर होती है। इसी को सामान्य ताप ह्रास दर कहते हैं, या नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। बस इतनी सी बात है, ठीक है। आइए और डिटेल में देखते हैं। जो सबसे हाईएस्ट, अगर हम ज़मीन पे देखेंगे कि धरती पर देखें कि कौन सी सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो ये कौन सा है, 58 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है जैकोबाबाद में, ठीक है ना। और ये है पाकिस्तान में, ठीक है। तो जैकोबाबाद पाकिस्तान है, आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो देखिए ये मैंने यहाँ पे जो सैम्बल बनाया है दोस्तों, यहाँ पे देखिए टेम्परेचर का सैम्बल है, और इधर अगर हमारी लाइनिंग जाती है तो ये डिक्रीज होता है, और इधर अगर लाइन जाती है तो इंक्रीज होता है। तो ये मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ से क्या हम लोग डिक्रीज की तरफ जा रहे हैं, -60 तक। अगले मंडल में ये इंक्रीज की तरफ जाएगी, ठीक है। तो कैसे जाएगी ये सारी चीज़ें हम लोग एक साथ देखते चलेंगे, ठीक है। तो एक दो चीज़ें और इसके बारे में बता देता हूँ आपको। जितनी भी मौसमी घटनाएँ होती हैं वो सब की सब कहाँ होती हैं, इसी क्षोभमंडल में होती, तभी तो इसका नाम क्षोभमंडल रखा गया, विक्षोभमंडल या क्षोभमंडल। तो चाहे वर्षा कह लो, चाहे बादल कह लो, धुंध कह लो, चक्रवात कह लो, बिजली चमकना, तूफान, पत्र, कुछ भी हो, सारी की सारी मौसमी घटनाएं कहाँ होती हैं, आपकी ये क्षोभमंडल में होती हैं, ठीक है, या ट्रोपोस्फेयर में होती हैं। अगला हमारा दोस्तों समताप मंडल के बारे में। समताप मंडल को इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। आपको देखिए दोनों याद रखना है, हिंदी इंग्लिश दोनों याद रखना है, क्योंकि आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले आइए यहाँ बात क्या करते हैं। ये देखिए जब यहाँ पे आएंगे ना तो ये हमारी क्रस्ट हो गई धरती, और ये ऊपर का हिस्सा क्या होता है, क्षोभमंडल हो गया। तो कैसे, अच्छा अचानक से कैसे क्षोभमंडल से समताप मंडल में आ जाएंगे, बीच में कहीं तो कुछ चेंजिंग होगा, ठीक है। तो जो चेंजिंग होता है ना दोस्तों, उसका भी एक हम लोग नाम देते हैं। ये 15 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता था, 15 से 20 किलोमीटर यानी 5 किलोमीटर का रेंज में ये चेंजिंग होती है, जिसको बोला जाता है ट्रोपोपॉज। तो इसका नाम है ट्रोपोस्फेयर, इसका क्या नाम पड़ गया उसी के नाम पे, ट्रोपोपॉज, ठीक है ना। और कितने किलोमीटर तक,
15 से 20 किलोमीटर यानी लगभग 5 किलोमीटर का जो डिफरेंस बन रहा है वो डिफरेंस खाली किस लिए बन रहा है, ये ट्रोपोपॉज की वजह से बन रहा है। क्योंकि अचानक से बढ़ने नहीं लगेगा, एक प्रक्रिया होगी ना वहाँ पे, धीरे धीरे चेंजिंग होगा धीरे धीरे, तो ट्रोपोपॉज। तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से क्या होता है, समताप मंडल क्षोभ मंडल के बीच का हिस्सा होता है जहाँ से फिर टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ना शुरू होता है, वही ट्रोपोपॉज होता है। तो इसके बारे में बहुत कुछ नहीं जानना आपको, आइए यहाँ बातें करते हैं। तो ये हो गया हमारे क्षोभ मंडल, इसके बीच में मान लीजिए थोड़ा सा हो गया ट्रोपोपॉज, ठीक है ना। और यहाँ तक होती ऊंचाई आपकी समताप मंडल की, तो ये 50 किलोमीटर तक होती है। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं 50 किलोमीटर तक होती है। और आगे चल के 50 से 55 के बीच में आपको स्ट्रेटोपॉज मिल जाएगा, क्योंकि समताप मंडल का दूसरा नाम क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर के नाम पे पड़ गया स्ट्रेटोपॉज, ठीक है ना। तो जैसे ये 5 किलोमीटर का था वैसे ये भी 5 किलोमीटर का है। तो 15 किलोमीटर के बाद 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या होता है, समताप मंडल। तो आइए बात करते हैं समताप मंडल में। देखिए, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, ठीक है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, क्लियर आ रहा है आपको वीडियो, ठीक है। देखिए, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ तापमान में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। अब जैसे जैसे पहले क्या हो रहा था कि बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ तापमान घट रहा था, तभी तो पहाड़ों के पीक पॉइंट पे बर्फ जम गया था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, तापमान में वृद्धि हो रही है, क्योंकि इस मंडल में ओजोन गैस की उपलब्धता होती है। तो देखिए, किसी न किसी, मैंने बताया ना कि आपको रटना नहीं है, किसी न किसी वजह से वो चेंजिंग होती है। तो किस वजह से यहाँ पे चेंजिंग हो रही, ओजोन गैस की। चलो एक पल के लिए मान लिए कि ओजोन गैस की वजह से तापमान में वृद्धि हो रही है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कैसे, कि ये ओजोन गैस है क्या, ये कैसे तापमान को बढ़ा देता है, हम नहीं मानेंगे, ठीक है। तो आप कैसे उन्हें बताओगे, आइए बात करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए ये है सूर्य, ठीक है, सूर्य का जो प्रकाश आता है यहाँ पे ओजोन गैस होती है, ठीक है, जो कि कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। ये देखिए वाला पॉइंट पे समताप मंडल के निचले हिस्से में पाई जाती है, पूरे के पूरे समताप मंडल में नहीं पाई जाती दोस्तों। समताप मंडल का जो निचला हिस्सा होता है ना, ये वहीं पाई जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे और देखिए, ओजोन गैस को क्या लिखते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है, O3, ठीक है ना। तो ओजोन गैस करता क्या, ओजोन गैस सूर्य के द्वारा जो अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं, पराबैंगनी किरणें आती हैं, उनको क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। जब उनको अवशोषित कर लेता है तो उसके अंदर का जो O3 होता है, उनको अवशोषित करने के बाद वहाँ का टेम्परेचर बढ़ा देता है। तो जैसे ही वहाँ का टेम्परेचर बढ़ता है, प्लानिंग चेंज हो गई। अभी तो हम -60 डिग्री पे थे, यहीं जस्ट भाई यहीं तो थे हम -60 पे, और फिर धीरे धीरे चेंजिंग होना चालू हो जाता है, तापमान बढ़ना चालू हो जाता है, बढ़ते 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 तापमान बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो आपको बात ध्यान देनी है। तो ओजोन गैस की जो स्पेशली अगर हम बोलें कि सांद्रता कितनी होती है, तो आप क्या बोलेंगे, 20 से 35 किलोमीटर। देखिए, नीचे से लेके 15 तक तो हमारा क्षोभ मंडल हो गया। अब 15-5 बीच का 5 किलोमीटर वो ट्रोपोपॉज हो गया, ठीक है ना, जिसमें धीरे धीरे चेंजिंग होती है। और उस 20 के बाद लेकर के 35 किलोमीटर तक आपका फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओजोन गैस की सांद्रता बढ़ जाती है। तो देखिए, इसका कोई ओजोन मंडल नाम नहीं है, ठीक है ना, ये है समतापी मंडल। आपको समताप मंडल लेके जाना है कहाँ, सीधे 20 से लेकर 50 किलोमीटर तक, लेकिन उसके अंदर 20 से 35 किलोमीटर तक जो एरिया है, वहाँ पे ओजोन गैस की अधिकता होती है, और सबसे अधिक सांद्रता भी ओजोन गैस की यहीं पाई जाती है। और एक बात और याद रखिए आप कि ओजोन मंडल में को किससे मापा जाता है, तो एक है यंत्र है, उसका नाम क्या है, डॉप्सन, जो मापता है ओजोन मंडल में ओजोन गैस की मात्रा को, ठीक है। तो अब समझ में आ गया आपको कि कैसे इसका तापमान बढ़ जाता है, क्योंकि ओजोन गैस क्या करते हैं, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेते हैं, अवशोषित करने की वजह से वहाँ का तापमान बढ़ जाता है। इस मंडल में अपवाद स्वरूप, देखिए हमने बताया कि बादल उदल सब कहाँ बनते हैं, सब क्षोभ मंडल बनते हैं, लेकिन इस मंडल में अपवाद स्वरूप बादल भी बनते हैं, ठीक है। हालांकि बनना नहीं चाहिए, लेकिन बनते हैं। तो बनते हैं तो क्वेश्चन भी यहाँ से पूछता है, उन बादलों को कहा जाता है मदर ऑफ पर्ल्स। क्या बोला जाता है, मदर ऑफ पर्ल्स, या नैक्रियस क्लाउड, नैक्रियस क्लाउड या नैक्रियस बादल, ये आपको ध्यान देना है। तो बात आती है कि ये क्यों बनता है। ठीक, देखिए, पृथ्वी से जो संवहनी धाराएं होती हैं ना, जब वो नीचे से ऊपर की तरफ आती हैं, कहाँ आती, नीचे से ऊपर तरफ आती हैं, तो अपने साथ कुछ डस्ट पार्टिकल्स को भी लेके आती हैं। तो जब नीचे से ऊपर आती है ना, तो ये इन्हीं संवहनी धाराओं के वजह से बनता है नैक्रियस क्लाउड। तो आपको ध्यान देना है,
ठीक है। और जितनी भी हमारी जो जहाज़ें उड़ती हैं, जो हमारे जेट प्लेन्स वगैरह उड़ते हैं, ये सब के सब कहाँ उड़ते हैं? समताप मंडल में उड़ते हैं। तो बात आती है क्यों समताप मंडल में उड़ते हैं? क्योंकि क्षोभ मंडल में उड़ेंगे तो कहीं उनकी तूफान से मुलाकात हो जाएगी, कहीं बादलों से मुलाकात हो जाएगी, हैं। तो सारी मौसमी परिघटनाएं तो क्षोभ मंडल में होती हैं, तो क्षोभ मंडल में उड़ा नहीं सकते हैं जहाज़ को, इसलिए हमको क्षोभ मंडल को छोड़ करके कहाँ जाना पड़ता है? समताप मंडल में, ठीक है। तो हमारी जहाज़ें जितनी भी होती हैं, चाहे वो जेट प्लेन हो, चाहे वो एरोप्लेन हो, हेलीकॉप्टर को छोड़ करके, हेलीकॉप्टर तो काफ़ी नीचे उड़ता है, हेलीकॉप्टर तो छोड़ दीजिए, उसको छोड़ करके जितने भी होते हैं ये सब के सब कहाँ उड़ते हैं? समताप मंडल में, ठीक है ना। समताप मंडल मतलब स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। आगे बात करते हैं दोस्तों मध्य मंडल के बारे में, ठीक है। मध्य मंडल को बोला जाता है मीसोस्फेयर। तो ये सिंपल नाम हो गया, म से मध्य, म से मीसोस्फेयर, ठीक है। तो मीसोस्फेयर, इसमें क्या होता है? बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। अच्छा, पीछे हम लोग अपने फिगर देख लें। देखिए हमने क्या किया, फिर यहाँ से तापमान बढ़ना शुरू कर दिया, तो हमने इस साइड आ रहा हूँ, इस साइड इंक्रीजिंग वाला दिया है, देखिए वाला। तो ये हम आ गए यहाँ से यहाँ तक। फिर अगले में क्या होगा? फिर यहाँ 50 से 55 किलोमीटर के बीच में 5 किलोमीटर का मैंने बताया स्ट्रेटोपॉज आ जाएगा, धीरे धीरे चेंजिंग होने का, और फिर से एक बैग तापमान घटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, किस वायुमंडल में तापमान माइनस में होता है? तो आप क्या बताओगे? आप बताएंगे क्षोभ मंडल में, क्योंकि यहाँ -60 डिग्री तक जाता है, माइनस में जाएगा। तो किस में तापमान फिर प्लस में होता है? तो समताप में, ओजोन गैस की वजह से। फिर जैसे मध्य मंडल में आते हैं फिर से तापमान घटने लगता है, यानी एक क्षोभ मंडल में घटा, फिर से मध्य मंडल में घटा। अच्छा, क्या होगा? वायुमंडल का यहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर पाया जाता है, यानी वहाँ -60 था, यहाँ -90 डिग्री टेम्परेचर। तो सबसे मिनिमम टेम्परेचर किस मंडल में पाया जाता है? अगर आपसे ये कहा जाए तो आप क्या बताएंगे? मध्य मंडल या मीसोस्फेयर, ठीक है ना। इस मंडल में भी अपवाद स्वरूप यहाँ पे भी बादल बनते हैं, जिनको बोला जाता है नॉक्टिलूसेंट। तो लूसेंट किताब बहुत फेमस है, आप याद रखेंगे। तो नॉक्टिलूसेंट क्लाउड, तो आपको याद ध्यान देना है, थोड़ा सा ऐसे बना के आप याद कर लीजिए, नॉक्टिलूसेंट क्लाउड, यहाँ पे ये बनता है। तो ये भी अपवाद के रूप में ही बादल बनता है। चलिए अच्छा, एक बार ये बातें कर लेते हैं हम कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। पहली बात तो बादल यहाँ पे क्यों बनता है, दूसरी बात यहाँ पे माइनस क्यों होता है टेम्परेचर, ठीक है। थोड़ी सी बातें इसके ऊपर हम लोग कर ही लेते हैं। देखिए अभी तक क्या था कि जब हम समताप मंडल में थे तो वहाँ पे ओजोन गैस की अधिकता थी, वो पराबैंगनी किरणों को सोख करके तापमान को बढ़ा देती थी। लेकिन जैसे हम ऊपर की तरफ आएंगे, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है? तापमान घटता हुआ मिलता है हमें। तापमान वहाँ क्या मिलता है? जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे तापमान घटता जाएगा। रीज़न उसका ये है कि वहाँ तापमान रुके क्यों। रुकने का मतलब देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ से आप आग जलाए हुए हैं, तो जहाँ पे पड़ेगा, यहाँ पे जो उस टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेगा वही तो हीट होगा। तो सूर्य के यहाँ से अगर प्रकाश चला हुआ है, अगर उसे धरती एब्जॉर्ब कर रही है, तो धरती तो गर्म होगी। इस रास्ते में चाहे जो भी एरिया पड़ेंगे, वो उनके रेडिएशंस के प्रभाव से उतने गर्म नहीं होंगे जितना एक ठोस होता है। तो पृथ्वी एक ठोस है, वो ज़्यादा गर्म होगी। तो इस वजह से क्या होता है, ये माइनस से फिर जब ऊपर जाते हैं तो फिर ये तापमान अचानक से घटना हमारा शुरू हो जाता है। चलिए एक पल के लिए मान लिया घटते हैं तापमान, लेकिन यहाँ पर ये जो बादल होते हैं ये कैसे बन जाते हैं? देखिए, तो जो उल्का पिंड होती है, जब ये ऊपर से आती है, उल्का पिंड मतलब एस्टेरॉयड, ठीक है ना। तो पत्थर के जो छोटे छोटे पहाड़ होते हैं, ये जो एस्टेरॉयड होते हैं ना, ये पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है ना, उससे आकर्षित होकर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। तो जब आप ऊपर जाएंगे ना, इसके ऊपर जाएंगे तापमंडल या बहिर्मंडल, तो वहाँ पे ऊंचाई के साथ तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जब तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो क्या करता है, उस पत्थर को जला देता है। देखिए, दो चीज़ें होती हैं। जब तापमान बढ़ेगा तो क्योंकि वायुमंडल में सरफेस में वो रगड़ते हुए आ रहा है, ठीक है ना, काफ़ी तेज़ी का आ रहा है, तो गति की वजह से और नीचे से पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति उसे खींच रही है, तभी तो ज़मीन पे आ रहा है, ठीक है ना। तो खींच रही है, तो ऊपर से आते समय वो रास्ते में जल जाता है। तो जल जाता है, जल के नष्ट हो जाता है। नष्ट कहाँ पे होता है? नष्ट यहाँ पे नहीं होता मध्य मंडल में, नष्ट इसके ऊपर ही हो जाता है। तापमंडल में आते आते वो नष्ट हो जाता है। लेकिन जो उसके जलने के बाद जो छोटे छोटे कण होते हैं, वो टहलते टहलते कहाँ आ जाते हैं? इस मध्य मंडल में आ जाते हैं, ठीक है। इस मध्य मंडल में जब वो आ जाते हैं तो इसी मध्य मंडल में देखिए, ये उल्कापिंड यहाँ पे ये मध्य मंडल में आने के बाद इसके जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, जो छोटे छोटे धूल के कण होते हैं, उसी पे क्या होते हैं ये, क्योंकि अब यहाँ पे ठंडा है,
यहाँ पे ठंडा है, -90 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, और यहाँ पे क्या धूलकण मिल गया उन्हें, और धूलकण मिल गए और इन्हीं धूलकण के ऊपर वो जम जाता है, क्या, बर्फ़ की पानी की बूंदें, और जम जाता है तो ये फिर हमें किस रूप में दिखने लगता है, बादल के रूप में दिखने लगता है, जिसे हम नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड कहते हैं। तो सीधे सीधे आपको याद रखना है कि उल्का पिंड के जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उनके ऊपर बादलों का निर्माण होता है, किस पे, यहाँ पर, ठीक है ना। वहाँ पे क्या था, इसके पहले हमने समताप मंडल देखा था, तो वो संवहनीय धाराओं के कारण, यानी नीचे से जो धाराएं ऊपर की तरफ जा रही हैं उनकी वजह से बादल बनते थे, संवहनीय धाराओं के कारण, ठीक ना। लेकिन यहाँ क्या है, डस्ट पार्टिकल ऊपर की वजह से बनते हैं। अगला है दोस्तों तापमंडल, थर्मोस्फेयर पढ़ेंगे हम लोग, तो ठीक है ना। थर्मो मानी होता है ताप, ठीक ना। तो थर्मोस्फेयर, यहाँ भी क्या होता है, बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ फिर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो देखिए यहाँ तक तो घटा था, ये दूरी होती है दोस्तों 80 किलोमीटर तक की दूरी, कितनी होती है, 80, तो 15 से 50, 50 से 80, और इसके बाद फिर ये बढ़ेगा तो फिर 640 किलोमीटर तक की इसकी ऊंचाई होगी थर्मोस्फेयर की या तापमंडल की। तो देखिए 80 से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, 640 तक, तो बहुत बड़ा है। इसीलिए यहाँ भी क्या किया हमने, 5 और बढ़ा लिया, यानी 80 से 90, 10 किलोमीटर का, पहले 5 का लिया था, यहाँ पे 10 किया, तो इसको बोलते हैं मीसोपॉज। तो मीसोपॉज क्योंकि यहाँ पे मीसो है, मध्यमंडल, उसके ऊपर का है, तो मीसोपॉज हो गया। तो ये ध्यान देना, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या होता है, अब जैसे ये पृथ्वी का क्रस्ट है तो काफ़ी ऊंचाई तक होता है, तो ये मान लीजिए हमने मान लिया तापमंडल है। इसी तापमंडल में एक मंडल होता है आयन मंडल, आयनोस्फीयर, हालांकि वो तापमंडल के अंडर ही आता है, लेकिन कई किताबों में इसको अलग नाम दे दिया गया, तापमंडल की जगह आयन मंडल ही बोला जाता है, तो वो लेके आप कन्फ्यूज नहीं होंगे, ठीक है ना। तो आप वो बातें आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात है, बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, मैं आपको चीज़ें समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए अभी तक क्या था, अभी तक टेम्परेचर माइनस में था। सबसे ज़्यादा मिनिमम टेम्परेचर कहाँ रिकॉर्ड किया गया है, किस मंडल में, तो मध्य मंडल में, क्योंकि क्षोभ मंडल में तो -60 तक होता है, यहाँ पे -90 होता है। तो -90 से कोई चीज़ चलेगी और तापमंडल में आएगी जब, तो काफ़ी गर्म होगी, माइनस से पहले 0 पे आएगी, 0 के बाद फिर और ऊपर जाएगी, तब तो गर्म होगी। तो यहाँ क्या होते हैं, गर्म होने की वजह से ना, जैसे मान लीजिए जो अणु दूर दूर का नज़दीक रहते हैं, वो अणु गर्म होने की वजह से क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। भाई गर्म होने से हवा फैलेगी, पिघल के कोई भी चीज़ होगा, गैस भी होगी तो फैलेगी, तो ये इसके अणु जो होते हैं फैल जाते हैं, ठीक है ना। चलिए मान लिया कि फैल गए, एक तो टेम्परेचर ज़्यादा, दूसरा अणु भी दूर दूर हो गए, इतनी बातें आपको समझ में आ गई, यानी गैसीय अणु क्या हो गए, फैल गए। देखिए सूर्य के अंदर से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है, ठीक है ना, एक चुंबकीय धारा निकलती है, ठीक है ना, वैद्युत चुंबकीय धारा निकलती है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वो वेव क्या करती है, वो वेव जब आती है पृथ्वी की तरफ, ठीक है, तो यही तापमंडल उस इलेक्ट्रिक वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाते हैं, जैसे एब्जॉर्ब करता है तो यहाँ के जो आयन होते हैं वो पॉजिटिव हो जाते हैं, ठीक है ना, यानी चार्ज हो जाते हैं। यहाँ के जो आयन होते हैं, यहाँ के जो गैस के छोटे छोटे अणु होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं। तो किस वजह से चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से चार्ज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, ठीक है ना, सबके पास क्या हो गए, बहुत सारे अणुओं के पास क्या हो गए, प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज, चारों तरफ प्लस ही प्लस दिख रहे हैं, तो सब क्या हो गए, धनात्मक हो गए, यानी आवेशित हो गए या चार्ज हो गए, ठीक है ना। तो एक तो टेम्परेचर ज़्यादा, और टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से वहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं, वहाँ पे जो गैस के अणु हैं, पार्टिकल नहीं गैस के अणु हैं, वो क्या हो गए, आयन जो हैं वो चार्ज हो गए, ठीक है। आइए जब वो चार्ज हो गए तो अब आगे कहानी क्या होगी, अभी आगे कुछ चीज़ें और हमको बता, उससे पहले एक चीज़ और बता दे रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए जो रेडियो तरंगें होती हैं ना, जो पृथ्वी से जाती हैं सिग्नल्स, वो आयन मंडल से ही परावर्तित होकर के कहाँ आती हैं, वापस धरती पर आती हैं। तो आयन मंडल में इन्हें कई भागों में बांटा गया है, जैसे जी सरफेस है, एफ है, ई है, डी है। जी को ऑल वेव्स, यहाँ से सभी जितने भी नीचे से आएंगी वेव्स, वो सब के सब गारंटीड है कि यहाँ से वापस लौट जाएंगी, तो जी फॉर गारंटीड है कि वापस लौट जाएंगी। एफ में क्या होता है, सबसे स्लो वेव्स होती हैं एफ वाली, और ई में क्या होता है, मिडिल वेव्स होती हैं, और डी में क्या होता है, लॉन्ग वेव्स होती हैं, ठीक है ना। तो जो हम लोग का पहले टीवी हम लोग सेट करते थे, एंटीना वगैरह ना, वो सब के सब किसको कैचअप करते थे, वो सब
लो वेव्स को कैच करते थे। अभी हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ गई तो अभी हम लॉन्ग वेव्स को फॉलो करने लगे हैं। तो देखिए वहाँ क्या होता था कि पहले यहाँ जाना पड़ता था, यहाँ से नीचे आना पड़ता था। अभी क्या है कि हमारा सिग्नल यहीं से जाकर नीचे आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा आसानी से हम चीज़ें देख लेते हैं। जो टीवी में झिलझिलाहट वगैरह होती थी वो अब बंद हो गई है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, हालांकि ये बहुत अलग चीज़ें हैं। आइए अब मैं बता रहा हूँ कि वो जो आप देखते हैं जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनका इस्तेमाल क्या होता है। चलिए आइए कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ। ये देखिए, मैं थोड़ा सा फिगर देखिए, ये देखिए पृथ्वी है, ये उसका नॉर्थ पोल है, ये उसका साउथ पोल है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स हैं। हमने बताया चार्ज पार्टिकल्स क्यों होते हैं, समझ में आ गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो सूर्य से निकलता है वो उसकी वजह से यहाँ चार्ज पार्टिकल हो जाते हैं। तो हमने ये भी बताया था पीछे आपको कि ध्रुवों पर प्रत्येक मंडल की ऊंचाई कम होती है, क्योंकि पहले मंडल की ऊंचाई 8 किलोमीटर थी क्षोभ मंडल की, तो बाकी सब मंडल भी उसी एवरेज में कम नज़दीक होंगे। तो नज़दीक हैं तो ये नज़दीक हो गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या होता है, एक तो यहाँ चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, और दोबारा जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलते हैं, ठीक है ना, और जैसे इसकी तरफ आते हैं तो प्लस प्लस मिल जाता है, और जैसे प्लस प्लस मिलता है ना वहाँ पे क्या होता है, भयंकर विस्फोट होते हैं, भयंकर विस्फोट होते हैं। लेकिन ये विस्फोट की आवाज़ हमें कभी सुनाई तो नहीं दिया, तो कैसे मान लें विस्फोट होता है। नहीं, सुनाई इसलिए नहीं दिया कि वहाँ पे वायुमंडल विरल है। ऐसा नहीं कि वायुमंडल नहीं, वायुमंडल है, लेकिन वायुमंडल क्या है, विरल है। और विरल वायुमंडल होने के कारण जो विस्फोट की ध्वनि है वो हमारे तक नहीं पहुँच पाती, ठीक है। तो सिंपल सा बात है। तो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, प्लस प्लस करके विस्फोट करते हैं। वही विस्फोट हम किस नाम से जानते हैं, उत्तरी ध्रुव में अरोरा बोरियोलिसिस के नाम से जानते हैं, दक्षिणी ध्रुव में अरोरा ऑस्ट्रेलिसिस के नाम से जानते हैं। तो आइए देखिए, ध्रुवों पर सभी मंडलों की ऊंचाई कम होती है, सिंपल सी बात है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इक्वेटर पे। जब सूर्य से आने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें आयन मंडल के विद्युत आवेशी कणों से टकराती हैं तो विस्फोट के पश्चात एक चमकीले प्रकाश की उत्पत्ति होती है, जिसे अरोरा कहते हैं। क्या कहते हैं, अरोरा। उत्तरी ध्रुव में इसी ज्योतिपुंज को, इसी लाइट को अरोरा बोरियोलिसिस के नाम से जानते हैं, और दक्षिणी में अरोरा ऑस्ट्रेलिसिस के नाम से जानते हैं। तो कैसे याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया नीचे है तो क्या हो गया, अरोरा ऑस्ट्रेलिसिस, और ऊपर का बोरियोलिसिस तो आप याद ही कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो वही जो ध्रुवीय ज्योति, तो एग्जाम में आपसे पूछता है ध्रुवीय ज्योति की घटनाएं कहाँ होती हैं, आयन मंडल में होती हैं। अब अगर आपसे ऑप्शन में दे दे आयन मंडल, ताप मंडल भी डाल दे तो क्या मारेंगे आप, आयन मंडल ही करिएगा, क्योंकि वो ज़्यादा सही है, ठीक है ना। तो चीज़ें आपको समझ में आ गई। आइए हम लोग अपना, अब देखिए इसके ऊपर फिर क्या होता है, आयन मंडल के बाद फिर हमारा क्या हो जाएगा, बहिर्मंडल हो जाएगा। तो बहिर्मंडल तो बाहर हो गया, ठीक है ना। कुछ और चीज़ें देख लेते हैं इससे संबंधित, जैसे इंसोलेशन क्या होता है। इंसोलेशन माने होता है दोस्तों सूर्यातप या सूर्याताप। तो देखिए सूर्य से आने वाली जो भी शॉर्ट वेव्स हैं, ठीक है ना, जो पृथ्वी को प्राप्त होती हैं, जो भी शॉर्ट वेव्स पृथ्वी को प्राप्त होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सूर्यातप बोलते हैं। जैसे ये पृथ्वी का है, अब यहाँ से जितना भी सूर्य के क्या होंगे वेव्स आएंगे, शॉर्ट वेव्स। सूर्य से हमेशा कौन सा वेव्स निकलता है, शॉर्ट वेव्स। आप ध्यान देंगे इस बात को, ठीक है ना। तो जो भी शॉर्ट वेव्स आ रहे हैं ये जो पृथ्वी एब्जॉर्ब करती है, कितना प्राप्त होता है, वही क्या कहलाता है, सूर्यातप कहलाता है, या सूर्याताप कहलाता है, या इंसोलेशन कहलाता है। सोलर कांस्टेंट क्या होता है, सौर स्थिरांक क्या होता है। ऐसा नहीं है कि सूर्य जो है भारत को ज़्यादा गर्मी देगा, अफ्रीका को कम गर्मी देगा, ऐसा कोई मैटर नहीं होता है, वो बराबर देता है। लेकिन धरती डिपेंड करती है कि वो ठंडी है कि गर्म है, या उसकी एब्जॉर्प्शन क्षमता क्या है। सूर्य की जो होती है वो कांस्टेंट सोलर एनर्जी देती है। क्या देती है, 2 कैलोरी 2 कैलोरी पर स्क्वायर मीटर पर मिनट, पर स्क्वायर मिनट पर स्क्वायर मीटर पर मिनट, 2 कैलोरी, ये उसका क्या होता है, आंकड़ा है। अब देखिए एक दो चीज़ें और जान लीजिए, एल्बिडो क्या होता है। तो सिंपल से आपको पहले मैं इस फिगर से समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको लिखा हुआ बता देता हूँ। देखिए ये है सूरज, मान लीजिए यहाँ से धूप आ रही है, यहाँ पे मतलब इसका टेम्परेचर आ रहा है, ये हमारी पृथ्वी है। तो क्या पृथ्वी सारा का सारा टेम्परेचर ले लेगी, नहीं, पृथ्वी सारा का सारा टेम्परेचर लेती नहीं है। पृथ्वी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को क्या करती है, लौटा देती है। पृथ्वी से टकराने के बाद ये क्या होते हैं, वेव्स जो होते हैं वो लौट जाते हैं। तो मान लीजिए 100% भेजा, 90% पृथ्वी ने क्या कर दिया, वापस कर दिया। तो जैसे वापस कर देगा तो इनका जो परसेंटेज चेंज रहेगा उसी को एल्बिडो बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, एल्बिडो। आइए पढ़ लेते हैं। यह पृथ्वी द्वारा सूर्य से प्राप्त की गई ऊष्मा, ये हो गया प्राप्त की गई ऊष्मा, एवं
पृथ्वी द्वारा स्पेस में लौटाई गई उष्मा, यानी अंतरिक्ष में जो उष्मा लौटा रही है पृथ्वी, ले जाओ, नहीं चाहिए मुझे, ठीक है ना। इनके मध्य प्रतिशत को ही क्या बोलते हैं दोस्तों, एल्बिडो बोलते हैं। इनके मध्य के प्रतिशत को ही क्या बोलते हैं, एल्बिडो बोलते हैं। तो याद हो गया होगा आपको। इंसुलेशन किसे बोलते हैं, तो सूर्य से आने वाली जो शॉर्ट वेव्स होती हैं वो पृथ्वी को जो प्राप्त हो रही हैं वही क्या है, इंसुलेशन। तो क्या यहाँ पे इंसुलेशन भी हो रहा है, हाँ, ये यहाँ तक तो देखिए, अगर इस वाले पार्ट की बात करेंगे तो इंसुलेशन हो रहा है। अगर इस वाले पार्ट से तुलना कर देंगे, इनको बाहर भेजो प्लस तुलना करो, क्योंकि यहाँ क्या बोला है, यहाँ बोला गया है कि मध्य प्रतिशत को, तो यहाँ पे जब हम तुलना कर देंगे दोनों का तो क्या हो जाएगा, वही एल्बिडो हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आखिरी है, ठीक है ना। इसके बाद हम अलग वीडियो में बनाएंगे, ठीक है ना। वहाँ पे हम लोग एयर प्रेशर की बात करेंगे, आप ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को, ठीक है। अगर आप एयर प्रेशर एक बार समझ गए, एयर प्रेशर में आप लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होगा दोस्तों, मैं गारंटी लेता हूँ कि इसमें से अभी जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको सारे हाई प्रेशर लो प्रेशर किस वजह से होते हैं, क्यों होते हैं, सब कुछ पता हो, एकदम क्लियर टू क्लियर। तो ऐसा नहीं कि एकदम कोई नहीं होगा, 10% लोग जानते होंगे, लेकिन 90% लोग मैं भरोसा करता हूँ कि नहीं जानते होंगे, या किस वजह से साइक्लोन बनता है, किस वजह से एंटी साइक्लोन बनता है, उत्तरी ध्रुव में साइक्लोनों की दिशा क्या होती है, दक्षिण ध्रुव में साइक्लोन की दिशा क्या होती है, क्यों ये बनते हैं, इनके बनने की वजह क्या होती है, कब ये सही होते हैं, कब ये गलत होते हैं, तो सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो वो अलग वीडियो होगा। आइए यहाँ देख लेते हैं। देखिए, ऊँचे पर्वतों को पृथ्वी की विकिरण खिड़की कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि जो ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं ना, उनके पीक पॉइंट पे क्या होगा, बर्फ़ जमा होगा। अभी हम लोगों ने क्षोभ मंडल पढ़ा था -60 डिग्री, ठीक है ना। तो उनके पीक पॉइंट पे बर्फ़ जमा होगा। बर्फ़ जो होता है ना, उनसे जब सूर्य के जो सूर्यातप पृथ्वी को मिलता है, सबसे ज़्यादा कौन सूर्यातप लौटाता है, वही बर्फ़, ठीक है ना। वो क्या करते हैं, वहाँ से टकराती हैं, फिर चीज़ें वापस हो जाती हैं। तो इसीलिए उनको कहा जाता है पृथ्वी की विकिरण खिड़की कहा जाता है। सोचिए कि पृथ्वी 90% हिस्सों को लौटा देती है, उसके बाद भी पृथ्वी इतनी हीट होती है। अगर सूर्यातप को पूरा का पूरा एब्जॉर्ब करने लगे तो फिर क्या हो जाएगा, सोच भी नहीं सकते। यही रीज़न होता है दोस्तों कि 12 से 2 बजे के बीच में जब सबसे ज़्यादा हीटेड सरफेस होता है, जब सबसे ज़्यादा टेम्परेचर मिलता है पृथ्वी को, जब सबसे ज़्यादा गर्म होती है सरफेस, तो उससे कहीं ज़्यादा गर्मी 2 से 4 बजे के बीच में लगती है। कब, जब वार्म एयर ऊपर की तरफ निकलना चाहता है, यानी जो पृथ्वी की उमस है, जो धरती की उमस है, जब वो ऊपर की तरफ निकलती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, वार्म एयर, ठीक है ना। तो आप ये चीज़ें ध्यान दीजिए। अब देखिए फिर क्या होता है, यहाँ पे जैसे सूर्य है, ठीक है ना, ये पृथ्वी है, ये क्या हुआ, यहाँ से सोलर रेडिएशन आ रही है। सोलर रेडिएशन माने सौर विकिरण शॉर्ट वेव्स के रूप में आ रही है, और टेम्परेचर यहाँ बढ़ेगा, इस वाले पार्ट में टेम्परेचर बढ़ेगा, और ये पृथ्वी लौटा रही है। इसे तो एल्बिडो बोलते हैं, इन दोनों के परसेंटेज चेंज को एल्बिडो, या ये हो गई तो एल्बिडो बोलते हैं। तो यहाँ पे अब देखिए, ये जो जा रही है ना, इसको टेरेस्ट्रियल रेडिएशन भी बोलते हैं, पार्थिव विकिरण भी बोलते हैं, और ये लॉन्ग वेव होता है। इधर से आने वाली शॉर्ट वेव, जाने वाली लॉन्ग वेव, आने वाली शॉर्ट वेव और जाने वाली लॉन्ग वेव। अब ये जा कहाँ रही है, ये जा रही हैं स्पेस में। इसी क्रिया को बोलते हैं रेडिएशन। इसी क्रिया को क्या बोलते हैं, रेडिएशन बोलते हैं, ठीक है ना। रेडिएशन यानी विकिरण बोलते हैं। तो आपसे पूछा गया कि विकिरण क्या होता है, तो जो सूर्यातप आ रहा है और जो वापस जा रहा है, ठीक है ना, यही क्या रहता है, वो वापस जाने की पूरी प्रक्रिया को ही रेडिएशंस बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे एक गैस होती है CO2, जो रोकती है इनको वापस जाने से। मात्रा कितनी, हमने पीछे पढ़ा कि CO2 की मात्रा मात्र 0.03%। इतनी कम मात्रा होने की वजह नहीं, इतने कम मात्रा होने के बावजूद CO2 इतने ज़्यादा प्रभाव रखता है हमारे ऊपर, ठीक है। कैसे कि ये क्या करता है, ये रेडिएशन सोने नहीं देता है, ये पूरी के पूरे गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेता है, और इसी वजह से ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेज में बढ़ोतरी हो रही है। इसी वजह से टेम्परेचर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। एक ज़माना था, आज से 5 साल 10 साल पहले आप याद करो, हम लोग गांव में क्रिकेट खेलते थे इसी धूप में। आज आप 2 बजे हिम्मत है आपकी, आप क्रिकेट निकल के खेल लो, ठीक है ना। आज से 10 साल बाद क्या होगा, संभव ही नहीं है। आज आप जो थोड़ा बहुत कर भी ले रहे हैं ना, 10 साल बाद ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये फैक्ट है। क्यों, क्योंकि ये CO2 की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ रही है,
तमाम आयोजन किए जा रहे हैं। आप सुन रहे होंगे COP21, COP22, COP23, COP24 तमाम आयोजन किए गए हैं, ठीक है ना, कि किसी भी तरह ग्रीन हाउस गैसेस के ऊपर क्या क्या किया जा सके, नियंत्रण किया जा सके। तो सारे देश उसके ऊपर अपने विचार विमर्श रख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इसको रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं रुका तो पृथ्वी का रेडिएशन सही नहीं होगा और फिर पृथ्वी पे क्या हो जाएगी, ये भी एकदम जलने लगेगी टेम्परेचर से। चलिए वो बात की बातें हैं। अब देखिए कंडक्शन क्या होता है, संचालन क्या होता है, ठीक है ना। तो सब कुछ फिगर से ही मैं बताऊंगा, आप फिगर से याद करिएगा। देखिए ये जैसे मान लीजिए क्रस्ट है, तो हमने बताया कि यहाँ पे वार्म एयर है, वार्म एयर गर्म, ठीक है ना। तो जब 2 से 4 बजे के बीच में यहाँ से वार्म एयर निकलती है, ऊपर जाना चाहती है, तो अगर ये ऊपर जा रही है ना, तो इनको बोलते हैं संवहन करना। जब भी कोई वेव्स ऊपर की तरफ जाए तो उसे आप क्या बोलते हैं, संवहन करना। संवहन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। कोई भी धारा अगर ऊपर की तरफ जा रही तो आप क्या बोलेंगे, कन्वेक्शन, ठीक है ना। लेकिन पृथ्वी करती क्या है, पृथ्वी का क्रस्ट यहाँ पे इनको बांधे रखती है, कौन, CO2। तो ये नीचे की तरफ होती है, तो इन्हीं प्रक्रिया को बोलते हैं कंडक्शन। पृथ्वी की जो हीट बाहर निकल रहा है, क्या हो रहा है, हीट का बाहर निकलना क्या कहलाता है, कंडक्शन। और जब ऊपर की तरफ गति करना तो क्या हो जाएगा, कन्वेक्शन, ठीक है ना। ऊपर की तरफ जा रहा है तो कन्वेक्शन, और अगर क्षैतिज रूप में जा रहा है तो क्या बोलते हैं, एडवेक्शन, अभिवहन गति। अभिवहन गति क्या होती है, जब क्षैतिज जाए, जब ऊपर जाए लंबवत तो क्या हो जाएगा, कन्वेक्शन, जब क्षैतिज जाएगा तो एडवेक्शन यानी अभिवहन गति। तो वार्म एयर हो चाहे कोल्ड एयर हो, दोनों के दोनों अगर इस तरह से ट्रांसफ़र हो रहे हैं क्षैतिज रूप में तो क्या कहलाएंगे, एडवेक्शन, और ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो कन्वेक्शन। और संचालन क्या होता है, तो पृथ्वी की जो सतह है जब वो गर्म हो जाती है, गर्म होने के बाद जब वो जो पृथ्वी की उमस होती है, जो गर्मी होती है, जब वो टेम्परेचर वो रिलीज़ करती है, तो इसी क्रिया को क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं। तो मुझे लगता है दोस्तों कि आपको पांचों मंडल के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए लास्ट वाला मंडल जो था बहिर्मंडल, उसमें कुछ नहीं है, उसमें पृथ्वी की बाहर की चीज़ें हैं जो 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमने पढ़ा। उसके बाद से 640 के बाद से पूरा का पूरा वही क्या है, बहिर्मंडल है। वहाँ पे जो हमारे सैटेलाइट वगैरह होते हैं सब के सब वहीं होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए और कमेंट ज़रूर करिए, ठीक है। अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती तो आप बताइए, ठीक है, मैं और अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा। और प्लीज़ आप वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखिए ताकि ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको दोस्तों, थैंक यू।